Good morning, students. Good morning, sir. So today we will discuss national power and its elements in this class. आज हम इस कक्षा में राष्ट्रीय शक्ति एवं उसके तत्वों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रीय शक्ति की आशय को समझेंगे। We'll first try to know the meaning and definition of national power. According to Hans Hartmann, an international relations scholar, national power denotes the ability of a nation to fulfill national goals. Hans Hartmann, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वान हैं, उनके अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का आशय राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने की क्षमता से है। It tells us how powerful or weak a particular nation is in securing its national interest. यह हमें यह बतलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने में कितना सक्षम है। There are two categories of national power. राष्ट्रीय शक्ति के दो श्रेणियां हैं, जिसे टेंजिबल और इनटेंजिबल एलिमेंट्स में बांटा गया है। टेंजिबल का आशय है मूर्त, जिसे स्पर्श किया जा सके, और दूसरा है अमूर्त, जिसे इनटेंजिबल एलिमेंट कहते हैं, जिसे स्पर्श न किया जा सके। मूर्त तत्वों में फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी आते हैं। टेंजिबल एलिमेंट्स या आप कह सकते हैं मूर्त तत्वों में भौतिक संसाधन जैसे कि भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, सैन्य आधारभूत संरचना और औद्योगिक क्षमताएं आती हैं। वहीं अमूर्त तत्वों में तकनीक, विचारधारा, नेतृत्व एवं राष्ट्रीय चरित्र और राजनयिक क्षमताएं आती हैं। Now we discuss the tangible elements. अब हम अपना ध्यान मूर्त तत्वों पर केंद्रित करेंगे, जिसका बहुत बड़ा योगदान राष्ट्रीय शक्ति में होता है। Starts with the geographical factors. इसकी शुरुआत होती है भौगोलिक तत्वों से, जिसमें सबसे पहले स्थान आता है आकार का, या उसको हम साइज कहते हैं। फिजिकल, टेरिटोरियल एरिया अफेक्टिंग रिसोर्स बेस एंड स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इसका आशय है राष्ट्र के भौगोलिक आकार से और उसके सामरिक गहराई से। जिन राष्ट्रों का आकार बड़ा होता है उन पर विजय प्राप्त करना कठिन होता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, वह है सामरिक गहराई या स्ट्रैटेजिक डेप्थ। यानी कि जो इस राष्ट्र का आकार बड़ा होगा उसके पास आक्रमण को सहने की क्षमता भी अधिक होगी। जैसे कि रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, अगर कोई राज्य इन राष्ट्रों पर आक्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में इन राष्ट्रों में आक्रमण को झेलने की क्षमता है, और ऐसा करके ये राष्ट्र क्या कर सकते हैं, शत्रु के संसाधनों को कमजोर कर सकते हैं, शत्रु की क्षमता को कमजोर कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है। इट हैपेंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II, द्वितीय विश्व युद्ध में, जब जर्मनी की सेना रूस पर आक्रमण करती है तो रूस के आकार के कारण जर्मन सेना की शक्ति क्षीण होने लगती है, उसके संसाधन खत्म होने लगते हैं, और अंत में हम पाते हैं, हम देखते हैं कि जर्मनी को हार का सामना करना। तो जर्मनी के इस हार का सबसे बड़ा कारण जो है वह रूस का आकार एवं रूस की सामरिक गहराई थी। किसी भी कोई भी ऐसा राष्ट्र जिसका आकार बड़ा है, उसमें आक्रमण को झेलने की क्षमता बहुत अधिक होती है। सीमाओं पर आक्रमण अगर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र की सेना पीछे हट सकती है। पीछे हट करके
जंगलों में जा सकती है और वहां पर छापामार युद्ध कर आक्रमणकारी सेना को नेस्तनाबूद कर सकती है, खत्म कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। लेकिन जिन राष्ट्रों का आकार छोटा है उन पर नियंत्रण कर पाना बड़ा आसान होता है। एक साधारण से सैन्य कार्रवाई कर आक्रमणकारी राज्य उन राज्यों के ऊपर अपना कब्जा जमा सकता है, नियंत्रण बना सकता है। लेकिन जिन राज्यों के पास दोनों उसका आकार एवं सामरिक गहराई होती है, उस पर नियंत्रण पाना, विजय कर पाना बहुत कठिन है, नामुमकिन है। भारत को भी हम इसी श्रेणी में डाल सकते हैं। भारत का आकार बहुत बड़ा है। अगर कोई राष्ट्र भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहे तो भारत को वह क्षमता है कि वह इस आक्रमण को झेल सकता है, शत्रु को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको उसके संसाधनों से वंचित कर सकता है और उस राष्ट्र को हार का सामना करना पड़ेगा। यह है सामरिक गहराई का मतलब। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक डेप्थ। That's why it is important for any nation to have strategic depth if it wants to become powerful. पहले उदाहरण में हमने बताया था रूस और अमेरिका, ये दो राष्ट्र ऐसे हैं जो महाशक्ति में रह चुके हैं और इन पर विजय प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अब आकार जिन राष्ट्रों का बड़ा होगा वहां पर प्राकृतिक संसाधन में प्रचुर मात्रा में होंगे। If the size of the nation is huge, it guarantees the availability of natural resources. Natural resources are available in abundance in those nations whose size is big. For example, Russia and the United States of America. जो जिन राष्ट्रों का आकार बड़ा है उनके पास प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं। उदाहरण के लिए रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम आते हैं अवस्थिति के महत्व को जानेंगे। जो दूसरा एलिमेंट है इसमें वह है लोकेशन, अवस्थिति। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग रिलेटेड टू नेबर्स एंड ग्लोबल ट्रेड रूट्स। यहाँ यह बताया जा रहा है कि जिन राष्ट्रों की अवस्थिति या स्थिति जो है वह सामरिक हो, महत्वपूर्ण हो, तो वह राष्ट्र शक्तिशाली होते हैं। और इस बात को भी हम जान सकते हैं कि किसी राष्ट्र की अवस्थिति उसको शक्तिशाली या कमजोर बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली नौसेना है। उसका सबसे बड़ा कारण है उसकी अवस्थिति। वह एक और अटलांटिक महासागर से घिरा है तो दूसरी ओर प्रशांत महासागर से घिरा है और इस कारण उसे एक मजबूत नौसेना के निर्माण करने में सहायता मिली। ब्रिटेन को भी अपने अवस्थिति के कारण ही मजबूत नौसेना का निर्माण करने में सहायता मिली। लेकिन वो राष्ट्र जो लैंडलॉक्ड है उसकी स्थिति कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकती। वह राष्ट्र कभी भी महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। The nations that are landlocked can never become powerful because they will rely on other nations for their needs. अपनी आवश्यकताओं के लिए वो अन्य राष्ट्रों के ऊपर आश्रित होंगे। उदाहरण के लिए नेपाल, अफगानिस्तान, पोलैंड, मंगोलिया, ये ऐसे राष्ट्र हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं। उनकी स्थिति, उनकी अवस्थिति ही उनको कमजोर बनाती है। इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, जिसने कभी भी युद्ध को समर्थन नहीं किया, तटस्थता की नीति अपनाई और इस राष्ट्र की स्थिति बहुत शक्तिशाली है। इस राष्ट्र में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह पर्यटन है। कुछ अपवाद भी होते हैं लेकिन प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अवस्थिति राष्ट्र को शक्तिशाली या कमजोर बनाती है। जहाँ से व्यापार के मार्ग होकर गुजरते हैं, जिन राष्ट्रों की समुद्री सीमाएं लगती हैं, वो राष्ट्र स्वतः ही शक्तिशाली होंगे क्योंकि ये समुद्री सीमाएं उन राष्ट्रों को मजबूत नौसेना के निर्माण में सहायता करती है। The countries that have maritime boundaries can create or develop powerful navies that other nations cannot do. जो लैंडलॉक्ड है राष्ट्र, वो मजबूत नौसेना नहीं बना सकते, अपने घरेलू नीति को भी नहीं बना सकते, न ही उनकी विदेश नीति में
आक्रामकता देखने को मिलती है। अगला तत्व है क्लाइमेट या जलवायु। वेदर पैटर्न्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर एंड हैबिटेबिलिटी। जो जलवायु है वह राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाता या घटाता है। जलवायु राष्ट्र की उत्पादकता को भी बढ़ाता है। वो राष्ट्र जहाँ पर जलवायु जीवन के अनुकूल हो वहाँ लोगों की उत्पादकता बढ़ती है, वो राष्ट्र संपन्न है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यूरोप में हम पाते हैं कि उत्पादक क्षमता जो है वो अच्छी है। वजह क्या है? जलवायु जीवन के अनुकूल है। The climate is conducive to the life that helps the people in enhancing their productivity, that leads to the prosperity of the European nations. यूरोपीय देशों के संपन्नता के सबसे बड़ा कारण है जलवायु। जिन राष्ट्रों की जलवायु जीवन के अनुकूल नहीं है उन राष्ट्रों में दरिद्रता और भूखमरी देखने को मिलती है। The nations where the weather or the climate is inclement can never become powerful because these nations will always suffer from poverty and famine. For example, the nations in Africa. अफ्रीका में जो स्थिति है, जलवायु है, वह जीवन के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि वहाँ पर उत्पादकता कम है, लोग दीर्घायु नहीं होते हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी और भूखमरी। कई प्रकार की बीमारियां वहाँ पर जन्म लेती हैं और बीमारियों के चपेट में आकर के लोग मृत्यु का शिकार होते हैं। जैसे हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, एशियाई देशों का भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि जलवायु के कारण जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। मंगोलिया में हम पाते हैं कि जलवायु बड़ा भीषण है। तिब्बत के पठार में पाए हैं कि जीवन बड़ा कठिन है, बहुत ही भीषण ऋतु होती है। इतनी भीषण ठंड पड़ती है कि जानवरों की भी मृत्यु हो जाती है, मनुष्य का जीना तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो वैसे राष्ट्र जो भीषण मौसम या जलवायु का शिकार होते हैं वो शक्तिशाली नहीं हो सकते, और वो राष्ट्र जहाँ पर जलवायु जीवन के अनुकूल है वो राष्ट्र शक्तिशाली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप यूरोप का यूके का उदाहरण ले सकते हैं, फ्रांस का उदाहरण ले सकते हैं। अनुकूल जलवायु यानी कि अधिक उत्पादन औद्योगिक क्षेत्र में भी और कृषि के क्षेत्र में भी। जहाँ भीषण जलवायु होगी, भीषण ठंड या गर्मी, वहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है कि कृषि संभव नहीं है। Agriculture is not possible in the nations where the weather is harsh or inclement. Topography, स्थलाकृति, mountains, rivers and terrain affecting defense and development. राष्ट्रों की स्थलाकृति राष्ट्रों को शक्तिशाली या कमजोर बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जो राष्ट्र पर्वतों से घिरे हैं, नदियों से घिरे होते हैं या समुद्र से घिरे होते हैं, उनको एक प्राकृतिक सीमा मिलती है, प्राकृतिक रक्षा मिलती है। उदाहरण के लिए भारत में हम पाते हैं कि हिमालय की जो ऊंची श्रृंखलाएं हैं, जो ऊंचे पर्वत हो, भारत को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करती है। यहाँ पर आक्रमण आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ईरान के ऊपर हम देखते हैं कि अमेरिका इन्फेंट्री नहीं उतार पाता, यानी कि सैन्य कार्रवाई उस प्रकार से नहीं कर पाता। थल सेना को अमेरिका ईरान में नहीं उतार पाता। कारण क्या है? वहाँ का स्थलाकृति, वहाँ की स्थलाकृति इस बात की अनुमति नहीं देती तो वहाँ पर बाहरी सेना तैनाती हो, आक्रमणकारी अपनी सेना की तैनाती नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है, अब स्थिति ऐसी है, स्थलाकृति ऐसी है कि आक्रमणकारी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण अमेरिका ने
लाख धमकियों के बावजूद थल सेना को ईरान पर आक्रमण करने के लिए नहीं होता है। उसके ऊपर वायुसेना द्वारा कार्रवाई की गई, मिसाइलों को गिराया गया, ड्रोन के सहारे आक्रमण किया गया, लेकिन थल सेना को नहीं होता है। उसी प्रकार से भारत के ऊपर भी इस प्रकार का हमला करना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि भारत को प्राकृतिक प्रहरी मिले हैं जो हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान में ये प्रहरी अप्रासंगिक प्रतीत हो रहे हैं। These natural barriers are irrelevant today because of the development in technology. The soldiers can be airdropped. The areas can be attacked with the help of missiles, drones, and other ammunitions. हमला करना बड़ा आसान हो गया। हवाई मार्ग से सैनिकों को तैनात किया जा सकता है अन्य देशों में। यहाँ पर देखते हैं कि जो प्राकृतिक प्रहरी है या अवरोध है, जैसे कि नदी, समुद्र और पर्वत काम नहीं करते, इसलिए ऐसे समस्याओं में जूझने के लिए राष्ट्रों ने नए दीवार खड़े कर लिए हैं, फोर्टिफिकेशंस किए हैं, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। हमारे पास है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। हमने आकाश मिसाइल सिस्टम को तैयार किया है। भारत ने अपनी हवाई सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इजराइल के साथ 12 मिसाइलों को भी तैयार किया है। और हम देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया तो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होती है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 मिसाइल सिस्टम, बैराकाट, सबको हम लगा देते हैं अपनी हवाई सीमा को सुरक्षित करने में और पाकिस्तानी आक्रमण को विफल करने में। हम प्राकृतिक संसाधन पर भी चर्चा करेंगे जो भौगोलिक तत्व के अधीन ही आता है। जो प्राकृतिक संसाधन है और राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि करते हैं, इसकी उपलब्धता से राष्ट्र शक्तिशाली होते हैं। मिनरल डिपॉजिट्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, खनिज संपदा एवं रेयर अर्थ खनिज। रेयर अर्थ minerals are used for the production of semiconductors that are essential for the electronic products. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए सेमीकंडक्टर चाहिए होता है, जिसके लिए रेयर अर्थ खनिज या मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जो कुछ ही राष्ट्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। चीन के पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसे यही कारण है कि वो किसी से नहीं डरता। जब अमेरिका अन्य राष्ट्रों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा था, टैरिफ लगा रहा था, बाहरी टैरिफ लगा रहा था, तो ऐसी स्थिति में चीन अमेरिका के आगे नहीं झुकता है। उल्टा वह अमेरिका को धमकी देता है कि वह उसको रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई नहीं करेगा, उसको रोक देगा। अमेरिका उसके धमकी के आगे झुक जाता है और टैरिफ नहीं लगाता उसको। ये होता है मिनरल्स की शक्ति, प्राकृतिक संसाधन की शक्ति। पेट्रोलियम एंड एनर्जी रिसोर्सेज, पेट्रोलियम और ऊर्जा संसाधन। पेट्रोलियम जो है समस्त विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक आवश्यक है। घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम का सप्लाई की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो, अन्यथा राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं जो है वह चौपट हो जाए। तो जो राष्ट्र पेट्रोलियम में आत्मनिर्भर है उन्हें कमजोर नहीं किया जा सकता, वो बराबर शक्तिशाली बने रहेंगे। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है, वहीं रूस के पास भी पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है। इससे उन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तेल का निर्यात कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं वो राष्ट्र जिनके पास पेट्रोलियम जैसे खनिज संपदा नहीं है, वह अन्य राष्ट्रों के ऊपर आश्रित रहेंगे, उनकी स्थिति कमजोर रहेगी। हम बात कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यह एक ऐसा संगठन है जिसके पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये these nations resort to
oil diplomacy to mount pressure on the other nations. the राष्ट्र जो है वह तेल की कूटनीति का सहारा लेते हैं अन्य राष्ट्रों के ऊपर दबाव बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ऊपर दबाव बनाने के लिए। अगला जो संसाधन होगा फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। अगला जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है ऐसा कृषि योग्य भूमि जो उर्वर हो और सिंचाई के लिए वहां पर जल का साधन हो। मरुभूमि में कृषि संभव नहीं है। कृषि के लिए आवश्यक है कि मृदा या मिट्टी उर्वरा हो और सिंचाई हेतु जल का उपयुक्त प्रबंध हो। वैसे राष्ट्र शक्तिशाली होंगे, अन्य राष्ट्रों के ऊपर उनकी निर्भरता नहीं होगी। उदाहरण के लिए भारत जो है वह वर्तमान में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। एक समय में भारत के पास चावल एवं गेहूं अमेरिका से आता था, अन्य राष्ट्रों से आता था। अनाज के लिए भारत अन्य राष्ट्रों पर आश्रित था, लेकिन जब से भारत में हरित क्रांति आई, भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना और अनाज का निर्यात अन्य राष्ट्रों को करने लगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। पहले तो भारत आत्मनिर्भर बना, दूसरी बात कि भारत आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली हुआ। टेंजिबल एलिमेंट्स में यानी कि मूर्त तत्वों में जनसंख्या का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। टोटल पॉपुलेशन साइज कंबाइंड विद डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग एज डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन लेवल्स, health status and skilled workforce availability fundamentally shape a nation's productive capacity and military potential. राष्ट्र की वह आबादी जो शिक्षित है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, जो कार्य करने में कुशल है, प्रशिक्षित है, उसकी उत्पादकता अधिक होगी और उसकी सैनिक क्षमता भी अधिक। जिन राष्ट्रों के पास ऐसी जनसंख्या है जो शिक्षित है, प्रशिक्षित है, शक्तिशाली है, वो राष्ट्र अधिक शक्तिशाली होंगे। वजह क्या है कि उनकी उत्पादकता अधिक होगी, वो सैन्य रूप से अधिक सशक्त होंगे और युद्ध करने के लिए तैयार होंगे। उदाहरण के लिए आप अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं, रूस का उदाहरण ले सकते हैं। उनके पास ऐसी जनसंख्या है जो स्वस्थ है, जो शिक्षित है, प्रशिक्षित है, उनमें प्रेरणा की कमी नहीं है, जोश की कमी नहीं है, वो उनका मनोबल ऊंचा है, राष्ट्रभक्ति की भावना बहुत अधिक है। वहीं वैसे राष्ट्र जिनकी जनसंख्या कम है या जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है, उससे के वजह से वो राष्ट्र कमजोर होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में संसाधनों की बहुत अधिक कमी हो रही है। वजह क्या है? जनसंख्या विस्फोट। भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन गया है। India is the nation with the highest population in the world and it has become the problem for India. Such a nation can never become powerful where there is dearth of resources. वैसा राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता बावजूद एक अधिक जनसंख्या के, जिसके पास संसाधन कम। यहाँ सीमित संसाधन की वजह क्या है? जनसंख्या ही है। संसाधन कम और जनसंख्या अधिक, संसाधन के ऊपर अधिक दबाव है। Economic and industrial capacity, the strength and sophistication of a nation's economy, manufacturing base, technological infrastructure and capacity to produce essential goods determine its ability to sustain power projection and support development. राष्ट्रों की आर्थिक एवं औद्योगिक क्षमता, राष्ट्रों की आर्थिक एवं औद्योगिक क्षमता राष्ट्रों को सक्षम एवं शक्तिशाली बनाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, साथ ही साथ
सैन्य वस्तुओं का उत्पादन भी किया जा सकता है। द थर्ड एलिमेंट इज मिलिट्री प्रिपेयरनेस। जो तीसरा तत्व है वह है सैन्य तैयारी। द रेडीनेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ट्रेनिंग क्वालिटी एंड फोर्स स्ट्रक्चर of armed forces directly influence a nation's capacity to defend interests and project power across regions. सैन्य तैयारी, तकनीकी दक्षता, प्रशिक्षण जो है वह राष्ट्रों की क्षमता को बढ़ाती है, शक्ति को बढ़ाती है, क्योंकि ऐसे राष्ट्र जो सैन्य रूप से तैयार हैं, जिनके पास उच्च गुणवत्ता वाले अस्त्र शस्त्र हैं, प्रशिक्षित सैनिक हैं, वो अपने हितों की रक्षा अच्छे से कर सकते हैं, बेहतर ढंग से कर सकते हैं और अपने शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इससे उनके हितों की रक्षा होती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जो बहुत ही लंबे समय से सैन्य तैयारी करते आ रहा है। इसकी सेना के पास उच्च तकनीक के अस्त्र हैं, जिसके कारण इसे लड़ाइयां लड़ने में सफलता मिलती है। अमेरिकी सैनिकों को युद्ध का बहुत अधिक अनुभव भी है, तो बराबर अमेरिकी सेना युद्ध की तैयारी करती आई है। और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक में दक्षता की वजह से इसने एक मजबूत नौसेना, वायुसेना एवं थल सेना का निर्माण किया है। इसी बदौलत अमेरिका सैनिकों की तैनाती विश्व में कहीं भी कर सकता है, क्योंकि सैन्य तैयारी उसकी जो है वो सबसे अच्छी है, उम्दा है। यही कारण है कि अमेरिका अफगानिस्तान में भी ऑपरेशंस कर पाता है, वियतनाम में भी ऑपरेशन कर पाता है, इराक में भी कर पाता है, ईरान में भी कर पाता है, जहां चाहे वहां हस्तक्षेप कर पाता है, क्योंकि उसके पास वह क्षमता है। वर्तमान में बात करें तो अमेरिकी नौसेना विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना है। अमेरिका की वायुसेना विश्व की सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। अमेरिकी नौसेना के बेड़े में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये ऐसे युद्धपोत हैं जो शत्रु के क्षेत्र में जाकर हमला कर सकते हैं और उसको पराजित करके नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी क्षमता, इनोवेशंस इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, communications and digital systems create competitive advantage in both warfare and economic competitions. सैन्य तकनीक में नवीनीकरण, औद्योगिक प्रक्रिया, संचार वह राष्ट्रों के युद्ध की क्षमता को बढ़ाते हैं और आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा में उसे सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन एवं फ्रांस तकनीकी रूप से यह राष्ट्र बहुत सक्षम है। औद्योगिक तकनीक में भी और सैन्य तकनीक में भी यह राष्ट्र बहुत अधिक सक्षम है। इसके कारण इन राष्ट्रों की सेना शक्तिशाली है। इन राष्ट्रों के उद्योग जो है वह विकसित है। आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज, यहाँ हम विचारधारा के महत्व को जानेंगे, किस प्रकार से विचारधारा जो है राष्ट्रों में राष्ट्रभक्ति को जगाती है। सोवियत रूस में कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद ने लोगों को राष्ट्रभक्ति की ओर ढकेला, तो वहीं अमेरिका में कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद ने लोगों को एक किया ताकि वो सोवियत रूस से लड़ सके। यहाँ पाते हैं कि विचारधारा एवं मूल्यों का जो प्रभाव है वह राष्ट्र को शक्तिशाली बनाता है, शक्ति में वृद्धि करता है। लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व के गुण, नेतृत्व जो है वह राष्ट्र को
शक्तिशाली या कमजोर बनाता है। The vision, competence, decision-making ability and strategic acumen of national leaders fundamentally shape how effectively a nation deploys all other resources. राष्ट्र के नेतृत्व की दृष्टि, क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, सामरिक दक्षता और संसाधनों के उपयोग करने की क्षमता राष्ट्र को शक्तिशाली बनाती है, उसके शक्ति का प्रदर्शन करती है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। एक नए राष्ट्र का उदय होता है। शक्तिशाली राष्ट्रों के हस्तक्षेप के बावजूद हम पाते हैं कि जो भू राजनीति है उसमें भूचाल आता है। अब हम चर्चा करेंगे इंटेंजिबल एलिमेंट यानी कि अमूर्त तत्वों पर। उसमें नेशनल कैरेक्टर और मोरल आता है, राष्ट्रीय चरित्र और मनोबल। द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ नेशनल पावर, unity among citizens, collective spirit, morale, sense of duty and institutional strength directly influence a nation's resilience and capacity to achieve objectives during both peaceful competition and conflict. राष्ट्रीय चरित्र और जो मनोबल है वह लोगों के मनोबल, लोगों की एकता एवं दृढ़ता को दर्शाता है। राष्ट्रीय चरित्र के बारे में बात करें तो अमेरिकियों के राष्ट्रीय चरित्र को शक्ति एवं धन के उपासक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वहीं भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो भारतीय नैतिकता से प्रेरित होते हैं। अब हम राष्ट्रीय मनोबल पर बात करते हैं। नाउ डिस्कस द नेशनल मोरल। नेशनल मोरल को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि राष्ट्र के लोग किस दृढ़ता के साथ नेतृत्व के निर्णय का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखते हैं कि लोगों का राष्ट्रीय मनोबल बहुत ऊंचा है। इससे पता चलता है कि नेतृत्व को लोगों का समर्थन प्राप्त है। Now we'll come to the diplomatic skills। अब हम कूटनीतिक दक्षता पर चर्चा करेंगे। The ability to navigate international relations, negotiate agreements, build alliances and influence other nations through persuasion and statecraft। कूटनीति में कई प्रकार की बातें शामिल होती है जिसका मुख्य जो लक्ष्य होता है वह होता है राष्ट्रीय हित की रक्षा। अगर राष्ट्रीय हित की रक्षा नहीं होती है तो उसे सफल कूटनीति नहीं माना जाएगा। अगर राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो पाती है तो उसे सफल कूटनीति समझा जाता है। उदाहरण के लिए हम ऑटो वन बिस्मार्क की बात कर सकते हैं। बिस्मार्क का जो योगदान रहा जर्मनी के एकीकरण में, उसे हम सफल कूटनीति का एक उदाहरण मानते हैं।